हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं। बच्चों, इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने 2010 से 2014 तक के जो पेपर आए थे उन पेपर्स को हल किया था। आज की क्लास में हम उसके आगे के जो वर्षों के जो पेपर है उन पेपर्स के ऑब्जेक्टिव को हल करने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है। स्टार्ट करते हैं 2016 से। ठीक है, तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 ये 7 साल के जो पेपर हैं इनके ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं। देखिए 2016 में जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर आया था आप लोगों के सामने है। बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न नंबर दिया है एक वाक्य है। अब एक वाक्य पहला तो हमारे कोर्स के बाहर है। ठीक है, वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं। तो जब कम से कम दो, अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर के साझेदारी का व्यवसाय शुरू करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से उन्हें हम साझेदार बोलते हैं और सामूहिक रूप से उन्हें कहा जाता है सार्थ, या फिर अंग्रेजी में इसी को हम बोलते हैं फर्म। अंग्रेजी में हम इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्म बोलेंगे, या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्थ बोलते हैं। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, लाभ। में ख्याति का मूल्यांकन आप किस आधार पर करते हो, तो ख्याति के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां है। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण विधि, और इन सभी में हम किसका उपयोग करते हैं, लाभ का उपयोग करते हैं। तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, लाभ। पुराने और नए अनुपात का अंतर, मतलब पुराने में से नया, पुराना अधिक होगा नया कम होगा, तो ये क्या होगा, त्याग होगा। ठीक, समय के समाप्त हो जाने पर साझेदारी का समापन या विघटन क्या कहलाता है, तो भाई समय समाप्त हो गया मतलब एक संयोग है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये संयोग द्वारा समापन। इसको हम क्या बोलेंगे, संयोग द्वारा समापन, संयोग द्वारा समापन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2। अब इनमें यदि आप लोगों को कोई सी बात समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। पहला सही जोड़ी में हमारे कोर्स के बाहर है। दूसरा है लिखित समझौता। तो लिखित समझौता या मौखिक समझौता साझेदारी सल्लेख होता है। साझेदारी जो सल्लेख है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे हम। ख्याति का मूल्यांकन, तो ख्याति का मूल्यांकन किस आधार पर होता है, तो ख्याति का मूल्यांकन का जो आधार है वो क्या है, वो है औसत लाभ। यहाँ दिया होगा ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, औसत लाभ है, ये वाला। ख्याति के मूल्यांकन का आधार औसत लाभ है। लिखित समझौता साझेदारी सल्लेख होता है। फिर फर्म से अवकाश लेना, फर्म से अवकाश लेना क्या कहलाता है, निवर्तमान। फर्म से अवकाश लेना, अवकाश ग्रहण करना मतलब निवृत्ति लेना, निवर्तमान या निवृत्ति लेना। अलिखित दायित्व का भुगतान, अलिखित दायित्व का भुगतान वसूली खाते के डेबिट पक्ष में किया जाता है। फिर अलिखित दायित्व क्या होता है, फर्म का समापन जब होता है, फर्म का व्यवसाय जब बंद किया जाता है तब सारी संपत्तियों को बेचा जाता है और दायित्वों को भुगतान किया जाता है। अब उस समय ऐसे बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारा भी पैसा आपके ऊपर आ रहा है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो कि चिट्ठी में नहीं लिखे गए ऐसे कुछ दायित्व पता चलते हैं, तो उन दायित्वों का भुगतान किया जाता है। तो कहाँ किया जाएगा, वसूली खाते के डेबिट पक्ष में। और इसी प्रकार से मान लो पूछ लिया अलिखित संपत्ति, तो उसको वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अलिखित दायित्व को वसूली खाते के डेबिट में, अलिखित संपत्ति को वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक वाक्य में ऋण पत्र पर ब्याज के भुगतान की अवधि है, तो ऋण पत्रों के ऊपर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है, वे ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या है, ब्याज, और अंश पत्र का प्रतिफल क्या है, लाभांश। तो ऋण पत्रों के ऊपर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है प्रति 6 माह में भुगतान किया जाता है। फिर है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि। वे ऋण पत्रों का जब निर्गमन किया जाता है, जैसे 100 रुपए का ऋण पत्र है और 100 रुपए के ऋण पत्र को 90 रुपए पर जारी किया गया, मतलब यहाँ पर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। अब ऋण पत्र कोई एक दो ऋण पत्र थोड़ी ना होते हैं, वो हजारों की संख्या में होते हैं, तो कंपनी को बड़ी राशि का नुकसान होता है। तो इसलिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वह एक प्रकार की पूंजीगत हानि होती है। मान लो इसी को उन्होंने क्वेश्चन को बदल दिया कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्रीमियम राशि है
कटौती को हटा दिया और उन्होंने लिख दिया प्रीमियम राशि, ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम की राशि, तो वो क्या होगा, पूंजीगत लाभ होगा। और पूछ लिया ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि, तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर बड़ी रकम प्राप्त होगी तो वो कहलाएगी पूंजीगत प्राप्ति। तो प्राप्ति भी कैसी हो रही, पूंजीगत प्राप्ति। भाई डिस्काउंट हानि है इसलिए पूंजीगत हानि, प्रीमियम लाभ है इसलिए पूंजीगत लाभ, और ऋण पत्रों के निर्गमन से जो राशि प्राप्त हो रही है वो प्राप्ति कैसी बड़ी है इसलिए पूंजीगत प्राप्ति कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे हम। वसूली खाता है किस प्रकार का खाता है, नाम मात्र का खाता है। इसके पहले आया था, आप लोगों ने देखा होगा, व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक। अब कई बच्चों को अवास्तविक और नाम मात्र में अंतर नहीं मालूम और इसीलिए यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये नाम मात्र को ही हम क्या बोलते हैं, अवास्तविक खाता बोलते हैं। नाम मात्र को ही क्या बोलते हैं, अवास्तविक खाता। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, फर्म का पुनर्गठन होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है और पुनर्मूल्यांकन से जो लाभ और हानि होती है वो साझेदारों के, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाया जाता है। तो लाभ जो होता है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होता है और जो हानि होगी वह क्या होगी, डेबिट होगी। ये बात भी हमें मालूम होना चाहिए। फिर है अधिभावी, ये तो कोर्स के बाहर हो गया। अब रिक्त स्थान में चलेंगे तो रिक्त स्थान में पहला तो हमारे कोर्स के बाहर है, साझेदारी फर्म का पंजीयन कैसा होता है, ऐच्छिक होता है। तो फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। अधिलाभ, अधिलाभ का सूत्र क्या है भैया, याद करो, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। तो अधिलाभ वह लाभ होता है जो सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया जाता है। सामान्य लाभ से अधिक मतलब यहां पर यदि मैं लिखूं औसत वास्तविक लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ, ये उसका फॉर्मूला हो गया। भाई आपसे ये पूछा गया है, अधिलाभ वह लाभ होता है जो सामान्य लाभ से अधिक अर्जित किया जाता है। अब उन्होंने प्रश्न में ये फॉर्मूला दे दिया कि औसत वास्तविक लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर, उन्होंने बॉक्स दे दिया और ये बॉक्स उन्होंने खाली दे दिया। आपको बताना पड़ेगा कि क्या होगा, अधिलाभ होगा या इसमें से कोई सा एक उन्होंने छोड़ दिया, आपको मालूम होना चाहिए इसका फॉर्मूला। पुनर्मूल्यांकन खाता खालिस्तान का खाता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता भी किस प्रकार का खाता है, ये नाम मात्र का खाता है। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है जो कंपनी की सार्वमुद्रा के अधीन जारी किया जाता है, ऋण लेने का एक प्रमाण होता है। ठीक है, दीर्घकालीन होता है वो। सत्य असत्य में आ गए हम, पहला कोर्स के बाहर है, काट दिया इसको हमने। नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात, नया पहले आ गया, नया बड़ा है पुराना छोटा है, ये लाभ होगा और इसलिए ये सत्य है। फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है, गलत है। भाई फर्म का विघटन मतलब व्यवसाय का बंद होना, साझेदारी का विघटन मतलब अनुबंध में परिवर्तन होना, और ये दोनों में अंतर होता है। और ये बोल रहे हैं कि फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है, गलत है। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, सत्य। कैसे, बंधक, बंधक मतलब गिरवी रखना। आपने ऋण पत्र जारी किया मतलब लोगों से ऋण ले रहे हैं और उसके बदले कंपनी ने ऋण पत्र जारी किया, उन ऋण पत्रों के ऊपर कंपनी ने अपनी कोई संपत्ति गिरवी रखी है, बंधक रखी है, तो ऐसा ऋण सुरक्षित ऋण की श्रेणी में आता है। क्यों, क्योंकि कंपनी यदि ऋण पत्रों की राशि का भुगतान नहीं कर पाती है तो कंपनी अपनी वो संपत्ति बेचना पड़ेगी और उनका भुगतान करना पड़ेगा। ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं, गलत है। ऋण पत्र तो दीर्घकाल के लिए जारी किए जाते हैं, दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं और इसलिए ये गलत है। चलिए इसके आगे हम बढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा 2016 का क्वेश्चन पेपर हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई भी थोड़ा सा डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं 2017 की तरफ। 2017 का पेपर है, वो भी बिल्कुल आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल हर साल कुछ न कुछ आप लोगों को नया मिलेगा उसमें। चलिए तो 2017 हमारे सामने आ गया। 2017 का पेपर देखिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2017 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उसमें
सबसे पहले हमारे से पूछा गया ऑब्जेक्टिव में सही विकल्प में पहला तो हमारे कोर्स के बाहर है। साझेदारी सल्लेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। कैसे होता है? सभी को मालूम है, जब समझौता नहीं होगा तो लाभ हानि का विभाजन कैसा होगा? समान अनुपात में होगा। ये जिस भी भाई का पेपर है उसने सही आंसर दिया। फिर है अगला क्वेश्चन, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत वार्षिक से ब्याज देना पड़ेगा? 6% से। तो कोई साझेदार मर गया, मृत्यु हो गई उसकी, और उसके कानूनी उत्तराधिकारी को जो देय रकम है फर्म के द्वारा उसको अभी नहीं दी जा रही है और उसको वार्षिक के द्वारा भुगतान किया जाएगा, तो उसको ब्याज देना पड़ेगा। और किस दर से? 6% की दर से। अवितरित लाभ और संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। भाई कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में आप लोगों ने देखा होगा सामान्य संचय, लाभ हानि खाते का शेष, तो इसको हम साझेदारों की पूंजी खाते में ले जाते हैं और उनके पुराने अनुपात में बांटा जाता है, क्रेडिट किया जाता है। तो साझेदारों के पूंजी खाते में अवितरित लाभ और संचय को साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में ले जाया जाता है। फिर ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि कैसी होती है? पूंजीगत हानि होती है, अभी मैंने बताया। फिर ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वह फर्म के लिए हानि होती है। और कैसी हानि होती है? पूंजीगत हानि होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्य असत्य में कुछ प्रश्न यहाँ है, कुछ प्रश्न नीचे है, तो आ जाएंगे दोनों, नहीं आएंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला तो कोर्स के बाहर है, साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। बिल्कुल सही है, तो फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है। कैसा है? ऐच्छिक है। ABC 3-2-1 के अनुपात में क्या है? साझेदार है। B निवृत्त होता है। A तथा C का नया अनुपात होगा 3:2। अब इसको हम ऐसा समझते हैं, A, B और C 3, 2 और 1। अब इसमें से कौन निवृत्त हो रहा है? B, उसको गोला लगा दो। बचा कौन? A और C। A और C का रेशो क्या आया? 3:1। तो उनका नया अनुपात क्या हो गया? 3:1। यहां बोला जा रहा है कि 3:2 होगा, जो कि गलत है, और इसलिए हमारा आंसर भी क्या हो गया? असत्य हो गया। आगे चलेंगे हम, और बचे हैं, हाँ, फर्म के विघटन पर लेनदारों को किया गया भुगतान वसूली खाते में डेबिट किया जाता है। तो फर्म के विघटन पर लेनदारों को जो भी भुगतान किया जाता है, मतलब दायित्वों का जितना भी भुगतान होता है, वसूली खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और संपत्तियों से जो वसूली होती है वो वसूली खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। तो ये सही लिखा गया है, लेनदारों को किया गया भुगतान ये वसूली खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। ऋण पत्रों का शोधन, ये भी हमारे कोर्स के बाहर वाला क्वेश्चन है। इस शोधन से रिलेटेड क्वेश्चन बाहर है, ये भी तो हटा दो अभी। साझेदारी का खालिस्तान साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। तो साझेदारों के बीच में किसी भी प्रकार का जो समझौता है उस समझौते में परिवर्तन होना संबंधों में परिवर्तन कहलाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? पुनर्गठन बोलते हैं। साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन है। दायित्व में कमी फर्म का लाभ है। तो जब भी दायित्व में कमी होगी, ये पुनर्मूल्यांकन से रिलेटेड है कि दायित्व में कमी से फर्म का लाभ, दायित्व में वृद्धि से फर्म के लिए हानि, संपत्ति में कमी से फर्म के लिए हानि और संपत्ति में वृद्धि से फर्म के लिए लाभ होगा। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। फर्म के विघटन के बाद साझेदार स्वतंत्र हो गया, वो साझेदार रहा ही नहीं, वो एक व्यक्ति है और व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है। ऋण पत्रधारी को कंपनी के खालिस्तान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, प्रबंध में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ऋण पत्रधारी तो एक लेनदार है ना, और लेनदार को कंपनी के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता, उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर देंगे। तो ये तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है। मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है? तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाता है। तो कोई साझेदार मर गया तो अब उसकी जो राशि का भुगतान किसको किया जाएगा? कानूनी रूप से जो उसका उत्तराधिकारी होगा, उसकी पत्नी हो सकती है, बच्चा हो सकता है। वसूली खाता कब खोला जाता है? फर्म के समापन पर। वसूली खाता कब खोला जाता है? फर्म के समापन पर।
ऋण पत्र दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र क्या कहलाता है? ऋण पत्र कहलाता है। दीर्घकालीन ऋण, कंपनी ने दीर्घकाल के लिए ऋण लिया, उसके बदले क्या प्रपत्र जारी कर रही है, वो प्रपत्र कहलाता है ऋण पत्र कहलाता है। सही जोड़ी में आ जाएंगे हम। पहला तो हमारे कोर्स के बाहर ही है चालू खाता। चालू खाता जब आ गया मतलब स्थायी पूंजी पद्धति, बस इतना याद रखना, चालू खाते का संबंध स्थायी पूंजी पद्धति से है। ये आ गया हमारा दूसरा। ख्याति का संबंध प्रतिष्ठा से है, ख्याति मतलब प्रतिष्ठा। बाह्य दायित्व, बैंक से ऋण, ये क्या है? एक प्रकार का बाह्य दायित्व। बैंक अधिविकर्ष हो गया, बैंक से ऋण हो गया, किसी बाहरी व्यक्ति से लिया गया ऋण हो गया। ऋण पत्रधारी कौन होते हैं? कंपनी के ऋणदाता होते हैं, कंपनी को ऋण देने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं कंपनी ऋण पत्रधारी। ठीक है, तो 2016 और 2017 ये 2 वर्ष के पेपर हमने देखे। आप लोगों को अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि अधिकांश क्वेश्चन जो है आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आपको आ रहा है उसका आंसर। ठीक है, अब 2017 के बाद हम 2018 वाला पेपर देखेंगे। 2018 ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2018। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो है ऑब्जेक्टिव के लिए। जिस व्यक्ति की ओर से एजेंट काम करता है, कोर्स के बाहर का है, ख्याति है। ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? एक कृत्रिम संपत्ति कहलाती है। कृत्रिम है ना, जो कि निर्माण की हुई है। फिर है जब साझेदारों की संख्या 20 से अधिक हो तो इसे कहते हैं। अब देखो यहां पर अब संख्या बदल गई है, साझेदारी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग हो सकते हैं। अब ये कब की बात है? 2016, 17, 18 की बात है ना। उस समय साझेदारी में अधिक से अधिक कितनी संख्या होती थी? 20। उससे अधिक यदि हो जाए तो साझेदारी का अनिवार्य विघटन हो जाता है, फर्म का अनिवार्य विघटन हो जाता है। अब यहाँ पर क्या लिखा आएगा? अब यहाँ लिखा आएगा 50। जब साझेदारों की संख्या 50 से अधिक हो जाती है तो इसे कहते हैं फर्म का अनिवार्य विघटन। 50 से अधिक, कम से कम 2 से कम और 50 से अधिक यदि साझेदारों की संख्या होगी तो इसे फर्म का अनिवार्य विघटन बोलेंगे। फर्म अनिवार्य रूप से विघटित हो जाएगी। जब नया साझेदार प्रीमियम की राशि नगद लाता है तो रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से, ये याद रखना, तो इसे जमा किया जाता है प्रीमियम खाते में। याद रखो, जब प्रीमियम की राशि नगद लाएगा तो रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से। रोकड़ खाता डेबिट हो रहा है, प्रीमियम खाता क्रेडिट हो रहा है। यहां पूछा है इसे जमा किया जाएगा प्रीमियम खाते में। प्रीमियम खाता क्रेडिट हो रहा है मतलब प्रीमियम खाता जमा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 ऋण पत्र है। ऋण पत्र क्या है भैया? ऋण पत्र कंपनी द्वारा ऋण लेने का एक प्रमाण पत्र है, एक लिखित प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र ऋण लेने का एक प्रमाण है। रिक्त स्थान अभी आया था, कंपनी द्वारा ऋण लेने का एक प्रमाण है। फिर है, आगे बढ़ेंगे सत्य सत्य की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पहला तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। साझेदारी में पूंजी लाना अनिवार्य शर्त रहती है। गलत। कोई साझेदार बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकता है। ठीक है, फर्म के विघटन की दशा में साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सत्य है भाई, फर्म का विघटन मतलब सारे संबंध समाप्त हो गए। फिर नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म के चिट्ठे में दर्शाया गया अवितरित लाभ नई फर्म के सभी साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश के समय जो फर्म के चिट्ठे में जो अवितरित लाभ है वह पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में जाएगा। अब यहां बोला है कि सभी साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाएगा। गलत। नई फर्म के चिट्ठे में सभी साझेदारों के पूंजी खाते में नहीं जाएगा, क्योंकि पुराने जो लाभ है उस लाभ पर केवल पुराने साझेदारों का ही अधिकार है, उसमें नया साझेदार शामिल नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। ऋण पत्र कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन निर्गमित किए जाते। बिल्कुल, कंपनी की तरफ से जो भी प्रपत्र जारी होता है कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अधीन ही जारी होता है, और इसलिए ये सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। 3 है रिक्त स्थान, और पहला तो कोर्स के बाहर कर दो इसको। दूसरा है साझेदारी का व्यवसाय खालिस्तान होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो साझेदारी में कम से कम 2 अधिक से अधिक 50 लोग होते हैं, और उनके द्वारा जो व्यवसाय किया जाएगा मिल करके जो व्यवसाय होगा कैसा होगा?
वैध होगा, कानूनी रूप से मान्य होना चाहिए, नहीं तो चार चोर मिलकर के चोरी का काम भी कर सकते हैं, वो गैर कानूनी होगा। साझेदारी ठहराव में परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। भाई ठहराव में परिवर्तन मतलब समझौते में परिवर्तन, साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन, ये सभी क्या कहलाता है? फर्म का पुनर्गठन। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नए साझेदार द्वारा दी जाने वाली धनराशि पूंजी कहलाती है। देखो दो बातें होती है, जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी लाएगा। अब यहां आ जाता कि फर्म के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए क्या लाएगा? ख्याति की राशि लाएगा। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए ख्याति, संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी। ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या होगा? ब्याज। ऋण पत्रों के बदले क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। अंश के बदले लाभांश मिलता है, तो ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। सत्य और असत्य। पहला तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? साझेदारों के चालू खाते, देखो चालू खाता शब्द आ गया मतलब स्थायी पूंजी पद्धति। चालू खाता आ गया मतलब स्थायी पूंजी पद्धति, ठीक। फिर है वसूली खाता। फर्म के जीवन काल में कितनी बार बनाया जाता है? एक बार बनता है, क्योंकि फर्म का जो समापन है वो एक ही बार होता है और एक ही बार वसूली खाता भी बनता है। यदि सभी साझेदारों के जीवन पर संयुक्त बीमा पॉलिसी ली गई हो, किसी एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तो पॉलिसी की कितनी राशि फर्म को नगद प्राप्त होगी? तो उसका समर्पण मूल्य क्या आएगा? समर्पण मूल्य। पॉलिसी का जो समर्पण मूल्य होगा, जो मेच्योरिटी राशि होगी, वो उनको मिलेगी। अंशों में बदलने योग्य ऋण पत्रों को क्या बोलते हैं? परिवर्तनशील ऋण पत्र। परिवर्तनशील ऋण पत्र कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। सही जोड़ी। पहला तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। ख्याति एक विक्रय योग्य क्या है? संपत्ति है। दूसरा प्रश्न हो गया, ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति। इसके पहले आया था ख्याति एक विक्रय योग्य संपत्ति है, सत्य सत्य में आया था, ये सही जोड़ी में दे दिया। फर्म के विघटन की दशा में सभी लेखा पुस्तकें क्या हो जाती है? बंद कर दी जाती है। तो फर्म के विघटन पर सभी पुस्तकें मतलब सारे खाते क्या हो गए? बंद हो जाएंगे। ख्याति की राशि नकद लाई जाने पर इसे प्रीमियम खाते में जमा किया जाता है। प्रीमियम राशि लाया नगद, तो क्या बताया था? रोकड़ खाता डेबिट प्रीमियम खाते से प्रीमियम खाते में जमा होगी। तो एक ऋण पत्रधारी नहीं माना जाता कंपनी का सदस्य। ऋण पत्रधारी कंपनी का सदस्य थोड़ी ना होता है, अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है। ऋण पत्रधारी कौन होता है? लेनदार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2000 कौन सा देखा था हमने? 2018। तो ये 5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के ये हो गए हमारे 2018। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये पेपर, ये जो ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं ना, इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से आपने सुन लिया, समझ लिया, याद कर लिया। मतलब याद क्या करना, यदि आप लोगों ने उसको समझ भी लिया तो आप बहुत बढ़िया तरीके से 32 आउट ऑफ 32 करके आ सकते हो। ऐसा एक मेरा प्लेलिस्ट भी बना है, आप चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 32 ऑफ 32 ऐसा एक आपको क्या बोलते हैं उसको, वीडियो के ऊपर जो फोटो लगता है ऐसा आपको दिखाई देगा। तो उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव यूनिट वाइज बनाए ऐसे अलग अलग, तो आप उसके बाहर भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। देखिए 2019, ये तो मैं आप लोगों को, ये क्या है, जैसे यूनिट वाइज पढ़ते तो हमारा ध्यान एक ही यूनिट पर रहता है, और जब हम क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो हमारा जो ध्यान है पूरी किताब हमारे सामने आ जाती है, सभी यूनिट्स हमारे दिमाग में रहती है। और ये एक प्रकार की बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है, मतलब हमारा जो माइंड है वैसा सेट हो जाता है। क्योंकि जब हम एक यूनिट को पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान एक ही यूनिट पर होगा, लेकिन जब हम पेपर को देखते हैं तो पूरा हमारा ध्यान सभी यूनिट्स पर होता है। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो इनको यदि आप सुन भी लेंगे और समझ लेंगे तो बहुत आप काम आने वाला है। 2019 में कैसा पेपर आया था भैया? देखिए लाभ, ये तो कोर्स के बाहर है। दूसरा है साझेदारी सल्लेख तैयार किया जाना ऐच्छिक है, सभी को मालूम है भाई, बार बार रिपीट हो रहा, हर साल पे आता है। साझेदारी सल्लेख तैयार किया जाना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। फिर है
क्वेश्चन नंबर 3, अवितरित लाभ और संचयों को हस्तांतरित किया जाता है कहां? साझेदारों के पूंजी खातों में। अभी आया था थोड़ा देर पहले। अवशिष्ट याचना पर सारणी ए के अनुसार ब्याज की दर होती है 10%। अवशिष्ट याचना भाई, जब यदि कोई साझेदार जो याचना राशि का भुगतान नहीं करता है तो उससे उसके ऊपर 10% की दर से ब्याज लिया जाता है अवशिष्ट याचना पर। कौन सा वित्तीय विवरण के विश्लेषण का उपकरण नहीं है? तलपट। तो ये अनुपात विश्लेषण, तुलनात्मक विवरण, सम आकार विवरण, ये सभी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधि है। अब यहाँ पर मान लो उसने यहाँ बोल दिया रोकड़ प्रवाह विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, ये भी वित्तीय विवरण के विश्लेषण की एक विधि है। अनुपात विश्लेषण, रोकड़ प्रवाह विवरण, तुलनात्मक विवरण, सम आकार विश्लेषण विधि, ये सभी वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विधि है। लेकिन तलपट एक विवरण है ये तो हमारा आंसर क्या आ गया? तलपट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। 2 है सत्य सत्य। सत्य सत्य में पहला तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, 101% सही है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, 102% सही है। फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से प्राप्त रकम वसूली खाते में दर्शाई जाती है। इस फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति से जो रकम प्राप्त होगी वसूली खाते में दर्शाई जाती है, सत्य है। और कहां दर्शाई जाती है? वसूली खाते में। ये कहां दर्शाई जाती है? क्रेडिट में दर्शाई जाती है। ये पॉइंट भी लिख दो, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे आया था ना कि फर्म के विघटन पर अलिखित दायित्व वसूली खाते में डेबिट में लिखे जाते हैं, अलिखित संपत्ति वसूली खाते में क्रेडिट में लिखे जाते हैं। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है, बिल्कुल सही है। एक निजी कंपनी को समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के बाद वो तुरंत व्यापार प्रारंभ कर देती है, उसे प्रविवरण जारी करने की जरूरत नहीं होती। एक पब्लिक कंपनी को प्रविवरण जारी करना पड़ता है, तो ये सत्य हो गया। तीसरा है रिक्त स्थान, पहला हमारे कोर्स में नहीं है तो इसको हम काट देते हैं। साझेदारी का जन्म किससे होता है भैया? अनुबंध से होता है, समझौते से होता है, आपको जो लगे वो लिख सकते हो, सल्लेख से होता है। साझेदारी का खालिस्तान साझेदारों के बीच संबंधों का परिवर्तन है। संबंधों का परिवर्तन होना मतलब पुनर्गठन होना। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का क्या कर सकता है? व्यवसाय कर सकता है, व्यापार कर सकता है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। हम प्राकृतिक व्यक्ति है और कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। विधान के द्वारा, कंपनी कानून के द्वारा निर्मित एक व्यक्ति है, रोबोट जैसा बोलते हैं ना। फिर है एक वाक्य में, क्या लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? लाभ अनुपात में परिवर्तन होने पर क्या ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। हाँ, क्या लिखेंगे हम? हाँ। क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? साझेदारी का विघटन होना मतलब उनके बीच शर्तों में परिवर्तन होना, और फर्म का विघटन होना मतलब व्यवसाय का बंद हो जाना। तो क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? नहीं, साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है, लेकिन फर्म के विघटन पर साझेदारी का विघटन आवश्यक होता है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को प्रवर्तक कहा जाता है। प्रवर्तक, ठीक है। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्तियों को प्रवर्तक कहते हैं। कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहां होती है? सम विच्छेद बिंदु पर। कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहां होती है? सम विच्छेद बिंदु के ऊपर। ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कौन सी क्रियाओं का रोकड़ प्रवाह है? तो ये संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह है। तो ग्राहक से जो रोकड़ प्राप्त होगी मतलब देनदारों से रोकड़ प्राप्त होगी, और देनदारों से जो रोकड़ प्राप्त होगी मतलब आपने जो विक्रय किया होगा वो राशि मिल रही है। और विक्रय से रिलेटेड जितना भी जो आय व्यय है वो संचालन क्रियाओं से रिलेटेड होता है। तो संचालन क्रियाएं, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, ऐसा आप लिखेंगे, ठीक है। संपत्ति का क्रय विक्रय, विनियोग क्रिया, अंश और ऋण पत्रों का निर्गमन, ये वित्तीय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ी पर चलेंगे। सामान्य लाभ, सामान्य लाभ का संबंध किससे है?
अधिलाभ से है, पहला हो गया। त्यागी साझेदार, त्यागी साझेदार को क्षतिपूर्ति मिलती है। तो जो भी त्याग करने वाला साझेदार होगा तो वो अपने लाभ का त्याग कर रहा है और उसके बदले उसको क्षति की पूर्ति में होती है। क्षतिपूर्ति मतलब उसने जो त्याग किया उससे उसको क्षति हुई है, हानि हुई है और उसकी पूर्ति की जाएगी। संचित पूंजी कंपनी के समापन पर उपयोग की जाती है। जो पूंजी के अलग अलग प्रकार है, अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, याचित पूंजी, फिर प्रार्थित पूंजी, और जो कंपनी के समापन पर मांगी जाती है वो कहलाती है संचित पूंजी कहलाती है और ये कंपनी के समापन पर मांगी जाती है। स्वामित्व कोष का संबंध स्वामित्व अनुपात से है और लेनदार चालू दायित्व होते हैं। लेनदारों को हम चालू दायित्व बोलते हैं, चालू दायित्व। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सही जोड़ी। तो ये हो गया हमारा कौन सा 2019, 2016, 2017, 2018, 2019। इतने सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं ये आप लोगों के लिए बहुत ही बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, अब 2019 के बाद हम चलते हैं 2020 के ऊपर। 2020 का पेपर देखेंगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 2020। पहला क्वेश्चन, पहला ही जो हमारा आ रहा है सामने, सबसे पहला आ रहा है क्वेश्चन के सिलेबस के बाहर है। दूसरा, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक्य क्या कहलाएगा? अधिलाभ। ये अधिलाभ का फॉर्मूला है, मैंने लिखकर बताया था, औसत लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। वास्तविक लाभ ऋण सामान्य लाभ बराबर अधिलाभ। ठीक है, तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक्य मतलब वास्तविक लाभ में से सामान्य लाभ घटाएंगे तो अधिलाभ आएगा, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी लाभ हानि का विभाजन 3:1 में करते हैं। सी 1/4 भाग के लिए प्रवेश करता है तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा? भाई ए और बी का त्याग अनुपात बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल करना है। फर्म का कुल हिस्सा एक में से 1/4 हिस्सा किसको दे दिया? सी को, बचा 3/4। अब 3/4, अब यहाँ पर सिंपल भी है, देखो अब इसको हल करने का एक और सीधा सीधा तरीका है कि भाई ए और बी का लाभ विभाजन अनुपात क्या है? 3:1 है। उन्होंने सी को 1/4 भाग के लिए प्रवेश किया तो ए और बी का त्याग अनुपात क्या होगा? तो उनका पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होगा, 3:1। जब पुराना अनुपात दिया हो, नए साझेदार का हिस्सा दिया हो और ये हिस्से को इन लोगों ने आपस में कैसे बांटा इसके बारे में कोई निर्देश नहीं हो तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। बस ये फॉर्मूला याद रखना। तो त्याग अनुपात क्या होगा? 3:1। फिर है, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। भाई किसी साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया, सेवानिवृत्ति मतलब फर्म से अलग होना, और उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा उसके भाग की ख्याति के साथ। बिल्कुल सही है, उसके हिस्से की ख्याति उसको दी जाएगी, तो उसके खाते में क्रेडिट क्या होगा? उसके हिस्से की ख्याति जमा होगी। संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण साझेदारों के पूंजी खाते में किया जाता है। तो संचित लाभ और जो संचय है, जो भी लाभ आने खाते का जो शेष है, ये सभी कहां ले जाया जाता है? साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में, पहला तो हमारे कोर्स के बाहर हो गया। दूसरा, फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? फर्म के द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? तो इसके दो आंसर बनते हैं। एक तो लाभ होने की स्थिति में, लाभ होने पर, और दूसरा साझेदारी सल्लेख, साझेदारी सल्लेख में उल्लेख होने पर। ऐसा भी लिख सकते हो। फिर पूंजी पर ब्याज कब दिया जाएगा? या तो फर्म को लाभ होगा तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, या साझेदारी सल्लेख में यदि उल्लेख होगा कि हाँ पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा तो दिया जाएगा। ठीक है। फिर है अविका माही खुशी, ये लाभ को 5-3-2 में बांटते हैं। माही फर्म से सेवानिवृत्त होती है तो नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? इसका भी सीधा सीधा फार्मूला है 5, 3 और 2। अब इसमें से माही निकल रही है, उसका हिस्सा हटा दो
तो बचा हुआ हिस्सा ही नया अनुपात कहलाएगा, 5:2। तो अभी का और खुशी का नया अनुपात क्या होगा, 5:2। सीधा सीधा निवृत्त होने वाले साझेदार के हिस्से को हटा दो। सभी साझेदारों का दिवालिया होना अनिवार्य समापन है। भाई सभी साझेदार दिवालिया हो गए तो अनिवार्य समापन होगा। किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, तो वाहक ऋण पत्र। कौन से ऋण पत्र, वाहक ऋण पत्रों का भुगतान केवल सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है। जो व्यक्ति उस ऋण पत्रों को लेकर के आ रहा है उसी को कंपनी के द्वारा उसका भुगतान कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। ये पहले भी आ चुका है। किसी नए साझेदार के प्रवेश पर संपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को खालिस्तान खाते में क्रेडिट किया जाता है। कौन से खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में। यहाँ पर उन्होंने सवाल पूछने का तरीका बदल दिया। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन में संपत्तियों के मूल्य में कमी वृद्धि को हम दर्शाते हैं, तो कमी को डेबिट में और वृद्धि को क्रेडिट में। तो पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में दिखाया जाता है। दायित्वों में कमी फर्म का लाभ होती है। दायित्वों में कमी फर्म का लाभ, दायित्व में वृद्धि फर्म के लिए हानि। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को वसूली खाते में ले जाते हैं। जब फर्म का विघटन होता है तो बैंक अधिविकर्ष एक बाहरी दायित्व है और बाहरी दायित्वों को वसूली खाते में ले जाते हैं और आंतरिक दायित्वों को हम रोकड़ खाते में ले जाते हैं। आदर्श चालू अनुपात क्या है, आदर्श चालू अनुपात 2:1 है। आदर्श तरल अनुपात 1:1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी। केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं। पहला, लाभ या नफे का अनुपात क्या कहलाता है, नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। वसूली खाते में संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाता है। बार बार पूछ लिया गया है। स्थायी संपत्ति का क्रय एक विनियोग क्रिया है। अभी मैंने बोला था संपत्तियों का क्रय और विक्रय एक विनियोग क्रिया है। स्थायी संपत्ति का क्रय होगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती एक कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो बड़ी रकम होती है, पूंजीगत हानि होती है और ऐसी हानि को एक ही वर्ष में लाभ हानि खाते में नहीं ले जाते, उसको संपत्ति पक्ष में एक कृत्रिम संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है और प्रति वर्ष लाभ हानि खाते में थोड़ी थोड़ी रकम हस्तांतरित की जाती है, तो ये कृत्रिम संपत्ति कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, सत्य सत्य की तरफ। पहला वाला तो कोर्स के बाहर वाला हो गया। दूसरे की तरफ चलेंगे, साझेदारी ठहराव में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है, ये सत्य है। दूसरा है, सेवानिवृत्त या मृत साझेदार को राशि का भुगतान एक मुश्त या किस्तों में ब्याज सहित किया जाता है। एक मुश्त भी किया जा सकता है, किस्तों में भी किया जा सकता है। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती, सही है, निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की जरूरत नहीं है। ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं, गलत। ऋण पत्रधारी कंपनी का अंशधारी नहीं है, वो लेनदार होता है। ठीक है, तो ये 2020 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। अब हम चलते हैं 2021 की तरफ। इतने सारे जो पेपर हैं, इन पेपर्स को भी आपने यदि अच्छा समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना। 20 हो गया, 2021। इसके बाद भी है ना जो क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बाद में करवाऊंगा। अब चलिए हम चलते हैं 2021 की तरफ। 2021 ये दिया है, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फर्म के पुनर्गठन में जिस साझेदार का लाभ का भाग पूर्व की तुलना में बढ़ जाता है, तो ये कौन सा होगा, नफे वाला साझेदार। पूर्व की तुलना में उसके लाभ का हिस्सा बढ़ गया, उसको नफा हुआ, लाभ हुआ, प्राप्ति हुई। विघटन की दशा में फर्म की संपत्तियां वसूली खाते में अंतरित की जाती है, किस मूल्य पर, पुस्तक मूल्य पर। बार बार रिपीट हो रहा है, आप ध्यान दो, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की कम से कम संख्या होनी चाहिए 7। सार्वजनिक कंपनी कम से कम 7 और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं। फिर चिट्ठे को कहा जाता है, चिट्ठा क्या है, चिट्ठा एक स्थिति विवरण होता है। स्थिति विवरण मतलब चिट्ठा, सिंपल सी बात है। दीर्घकालीन उधारी का भुगतान करना है
भाई दीर्घकालीन, आपने जो ऋण लिया है दीर्घकालीन ऋण और आप उसका भुगतान कर रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? ऋण लेना और ऋण का भुगतान करना, ये एक वित्तीय क्रिया है। ऋण लेना और ऋण का भुगतान करना एक वित्तीय क्रिया है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते? चालू खाता शब्द आ गया मतलब स्थायी पूंजी पद्धति आ गई। साझेदारों के चालू खाते कब बनाए जाते हैं? स्थायी पूंजी पद्धति में। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है? भाई ख्याति 3 प्रकार की होती है, एक स्थानीय ख्याति मतलब बिल्ली के स्वभाव वाली, फिर एक स्वामी भक्त मतलब कुत्ते के स्वभाव वाली, और एक भूमक्कड़ मतलब चूहे के स्वभाव वाली। तो जो बिल्ली के स्वभाव वाली मतलब स्थानीय ख्याति होती है उसका सबसे अधिक मूल्य होता है स्थानीय ख्याति, क्योंकि वो स्थान से प्रिय है। मालिक चाहे बदल जाए, व्यापार बदल जाए, लेकिन स्थान पर ही ग्राहक आएगा। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में फर्म का विघटन कैसे हो सकता है? सूचना के द्वारा। तो ऐच्छिक साझेदारी में कोई भी साझेदार सूचना देकर के फर्म का समापन कर सकता है, फर्म का विघटन कर सकता है। कंपनी की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? अंशधारियों का। कंपनी की संपत्तियों पर किसका अधिकार होता है? अंशधारियों का। किस बिंदु पर कुल लागत कुल विक्रय के बराबर होता है? समविच्छेद बिंदु पर। समविच्छेद बिंदु। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया 2 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सही जोड़ी है। विशिष्ट दान कोर्स से बाहर है। त्याग का अनुपात ज्ञात किया जा सकता है, किस लिए? तो त्याग का अनुपात किस लिए ज्ञात किया जाता है? पुराने अनुपात में से नया अनुपात को घटाकर। तो ये हो गया दूसरा। वसूली खाता खोला जाता है फर्म के समापन पर। तीसरा, ऋण पत्रधारी को मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। ऋण पत्रधारी को मत देने का अधिकार नहीं होता। साझेदारी में लाभों का बांटना अनिवार्य होता है। ये हो गया 5वां, और ये हमारे कोर्स के बाहर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। सत्य सत्य। प्राप्ति अनुपात खाते के आधार पर चिट्ठा तैयार, प्राप्ति भुगतान है ना, ये कोर्स के बाहर है। प्रत्येक साझेदार में अनुबंध करने की क्षमता होना चाहिए। बिल्कुल, अनुबंध करने की क्षमता नहीं होगी तो वो साझेदार नहीं हो सकता। त्याग अनुपात बराबर नया ऋण पुराना, गलत। त्याग अनुपात मतलब पुराना ऋण नया। फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बिल्कुल सत्य है। फर्म का विघटन मतलब उसका अस्तित्व समाप्त। ऋण पत्रधारी कंपनी का सदस्य माना जाता है, गलत। ऋण पत्रधारी कंपनी का सदस्य नहीं माना जाता। 5, रिक्त स्थान। पहला तो कोर्स के बाहर हो गया। दूसरा, मृतक साझेदार को देय रकम उसके कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज होता है। आदर्श चल अनुपात 2:1 होता है। आयकर का भुगतान संचालन क्रियाएं। आयकर का भुगतान कौन सी क्रियाओं में आएगा? संचालन क्रियाओं में शामिल किया जाता है। संचालन क्रिया में शामिल होता है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आपको 90% मतलब इसमें से एक ये नया आया, बाकी वही के वही है, पलट पलट करके आए। हर साल आपको रिपीट मिले होंगे। 2021 भी हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 वाला। ठीक है, तो 2022 वाला देखेंगे। 2023 नहीं देखेंगे क्योंकि 23 से कोई मतलब नहीं, तो बता दूंगा मेरे को कोई। 2022, चलो 2022 हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। क्वेश्चन नंबर 1 आ जा रहे भैया जल्दी। चलो, अंशों का हरण। पहला तो कोर्स के बाहर हो गया। अंशों का हरण करते समय अंश पूंजी को नाम किया जाता है, किससे? मांगी गई राशि से। कंपनी के द्वारा अंशों के हरण करते समय तक जितनी राशि मांगी गई है वो अंश पूंजी कहलाती है। ठीक है, साझेदारी का अनिवार्य अंग होता है लाभों को बांटना। लाभ को बांटना ये साझेदारी का अनिवार्य अंग है।
रोकड़ प्रवाह विवरण लेखांकन प्रमाप 3 से रिलेटेड है। AS3 इसको क्या बोलते हैं? AS3 बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। फिर निम्न में से कौन सा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का उपकरण नहीं है? तलपट, ये पहले भी आ चुका है, तलपट वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है, बिल्कुल सही है, ख्याति एक कृत्रिम संपत्ति है। रिक्त स्थान, देखिए आप लोगों को वही के वही क्वेश्चन मिल रहे हैं, है ना, इससे आप समझ जाइए कि बिल्कुल 2010 से 22 तक के जितने भी आप ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, ये आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है। बिल्कुल आप 99% आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। अयाचित लाभांश खाली स्थान पक्ष में दर्शाया जाता है, तो ये समता एवं दायित्व, समता व दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। फिर अनुपात विश्लेषण दो मदों के मध्य, अनुपात विश्लेषण दो मदों के मध्य खालिस्तान संबंध को अभिव्यक्त करता है, तो गणितीय संबंध को, ठीक है। फिर ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण है। अंशों का हरण करने से पूर्व उसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। प्रतिभूति प्रीमियम पूंजीगत प्रकृति का होता है, पूंजीगत प्रतिभूति प्रीमियम मतलब अंशों को, जैसे 100 रुपए का अंश है, 120 पर निर्गमन किया तो 20 रुपए क्या है? एक पूंजीगत प्राप्ति होती है। फिर प्राप्ति भुगतान खाता कोर्स में नहीं है, आय व्यय खाता भी कोर्स में नहीं होता है, समझ गए। अयाचित लाभांश, अयाचित लाभांश मतलब ऐसा लाभांश जो अभी दिया नहीं गया है, तो ये सभी क्या है? समता एवं दायित्व में। फिर अनुपात विश्लेषण दो मदों के मध्य गणितीय संबंधों का अभिव्यक्त करता है। ऋण पत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण है। अंशों का हरण करने से पूर्व उसकी सूचना देना अनिवार्य है। प्रतिभूति प्रीमियम पूंजीगत प्रकृति का लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान बाह्य दायित्वों को या तृतीय पक्ष को किया जाता है। तो जब फर्म का विघटन होगा तो उस समय सबसे पहले भुगतान बाहरी लोगों को किया जाता है, तो इसको कहा जाता है बाह्य पक्ष या बाह्य दायित्व, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, या तृतीय पक्ष को। साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से का भुगतान उसके कानूनी उत्तराधिकारी को। देखिए वही के वही प्रश्न मिल रहे हैं। फर्म का आंतरिक दायित्व साझेदार का ऋण कहलाता है, भाई साझेदार का ऋण फर्म का आंतरिक दायित्व होता है। फर्म का बाह्य दायित्व बैंक का ऋण, ये फर्म का बाहरी दायित्व है, बैंक से लिया गया ऋण बाहरी दायित्व, साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व। क्यों? क्योंकि साझेदार अंदर का व्यक्ति है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य नहीं होता, पांचवा हो गया। और चिकित्सक एक का पेशेवर व्यक्ति होता है, ये छठवा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे हम। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला हमारे कोर्स में नहीं है। दूसरा, कंपनी के लाभ हानि को अनुसूची के अनुसार कौन से शीर्षक में दिखाया जाता है? कंपनी के लाभ हानि को, कंपनी को जो शुद्ध लाभ हुआ, शुद्ध हानि हुई, तो कंपनी का जो चिट्ठा बनाते हैं तो सबसे पहले हम समता एवं दायित्व लिखते हैं। तो कंपनी को जो शुद्ध लाभ हुआ, उस शुद्ध लाभ को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा 11वीं क्लास में हमने व्यापार खाता बनाया तो शुद्ध सकल लाभ आया, लाभ हानि खाते से शुद्ध लाभ आता है। उस शुद्ध लाभ को हम कहाँ ले जाते हैं? चिट्ठे में पूंजी में जोड़ देते हैं और हानि को पूंजी में से घटा देते हैं। अब कंपनी का चिट्ठा भारतीय कंपनी अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का चिट्ठा एक निश्चित प्रारूप में बनाया जाता है और उस फॉर्मेट के अनुसार जो कंपनी को जो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है वो उसे कहाँ दर्शाया जाएगा, कौन से शीर्षक में दर्शाया जाएगा? तो वो दर्शाया जाएगा संचय और आधिक्य वाले शीर्षक में। अंशधारियों का कोष ये शीर्षक हो गया और उसके अंदर एक उपशीर्षक है संचय और आधिक्य। उसके अंतर्गत इस लाभ हानि को, लाभ होगा तो जोड़ दिया जाएगा, हानि होगी तो घटा दिया जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे संचय व आधिक्य, ठीक है। कुल लागत कुल विक्रय के बराबर कहां होती है? बार बार ये पूछा जाता है, सम विच्छेद बिंदु पर, सम विच्छेद बिंदु। फिर ऋण पत्र का प्रतिफल क्या होगा? ब्याज, ये भी कई बार आ गया। पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है, ये भी कई बार आ गया। ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? लाभ है, ये भी कई बार आ गया। कौन सी ख्याति हमेशा बदलती रहती है? तो चूहे के स्वभाव वाली, ऐसा भी लिख सकते, चूहे के स्वभाव वाली ख्याति,
क्योंकि चूहा आज घर में है, कल खेत में है, परसों खलिहान में है, चौथे दिन कहाँ होगा उसका कोई पता नहीं। तो चूहे के स्वभाव वाला जो ग्राहक होता है वो आज इस दुकान पे गया, कल दूसरी दुकान पे, परसों तीसरी दुकान पे, इस प्रकार वो स्थिर नहीं होता है। तो कौन सी ख्याति हमेशा बदलती रहती है? तो चूहे के स्वभाव वाली ख्याति हमेशा बदलती रहती है। और कौन सी ख्याति हमेशा स्थिर होती है? तो बिल्ली के स्वभाव वाली स्थानीय ख्याति हमेशा स्थिर होती है। आगे पढ़ेंगे हम 5वें पर, कंपनी के चिट्ठे में अधिकृत पूंजी को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, सत्य है। वित्तीय विश्लेषण केवल लेनदारों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, गलत है। तुलनात्मक विवरण क्षितिज विश्लेषण का एक रूप है, सत्य है। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं, यह भी सत्य है, क्योंकि बंधक ऋण पत्रों पर कंपनी अपनी संपत्ति को गिरवी रखती है। अंशों के समर्पण का अधिकार अंशधारी को होता है, सही है भाई। अंशों का समर्पण करना मतलब अंशधारी खुद अपनी अंशधारिता को त्याग कर रहा है, तो ये उसका खुद का अधिकार है। साझेदारी अनुबंध सदैव लिखित होता है, गलत है, क्योंकि साझेदारी अनुबंध लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2022 के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर। अब हम चलेंगे 2023 भी देख लेते हैं। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 मतलब 8-9 साल के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव टाइप के हो जाएंगे। वैसे तो 2023 से कुछ भी आपको बहुत कम मिलने वाला है, लेकिन फिर भी यदि रिपीट होता है तो हम डाउट नहीं रखते हैं। मतलब कोई सी ऐसी बात हम न छोड़े कि हमारे मन में रहे कि ये बात छूट गई है। ठीक है, तो 2023 पर आ जाते हैं। लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया है? तो लाभांश का भुगतान मतलब अंशधारियों को लाभांश भुगतान किया जाएगा, ऋण पत्रधारियों को ब्याज का भुगतान किया जाता है। तो अंशों का निर्गमन से राशि प्राप्त करना, अंशों पर लाभांश का भुगतान करना, ऋण पत्र निर्गमन करना, ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान करना, ऋण लेना, ऋण का भुगतान करना, दीर्घकालीन ऋण लेना और उसका भुगतान करना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? ये सभी वित्तीय क्रियाएं होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? वित्तीय क्रिया। कौन से अनुपात प्रमुख रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं? प्रत्यय मतलब लाभ। कौन से अनुपात लाभ की गणना करते हैं? तो लाभप्रदता अनुपात। ठीक है, फिर है कौन से अनुपात फर्म के दीर्घकालीन संचालनों के संबंध में आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं? दीर्घकालीन प्रचालन मतलब ऋण शोधन क्षमता अनुपात, दीर्घकाल से रिलेटेड हो गया ऋण शोधन क्षमता अनुपात। कंपनी के वित्तीय विवरण बनाना होता है अनिवार्य, कंपनी को वित्तीय विवरण बनाना अनिवार्य होता है। साझेदार के प्रवेश पर पुराने तुलन पत्र में दर्शाए गए सामान्य संचय हस्तांतरित करेंगे। वे साझेदार का प्रवेश हुआ, उस समय पुराने चिट्ठे में जो सामान्य संचय दिया गया है पुराने साझेदारों की पूंजी खातों में उसे हम हस्तांतरित करेंगे। साझेदारी संलेख न होने की दशा में साझेदारों के आहरण पर ब्याज, कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। हमेशा पूछा गया पूंजी पर ब्याज, यहां पूछ लिया आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा समझौते के अभाव में। आगे बढ़ेंगे हम, के बाद है रिक्त स्थान। साझेदारी का जन्म खालिस्तान से होता है, तो साझेदारी का जन्म अनुबंध से होता है। मतलब स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव जो शेष है वो स्थिर शेष रहता है। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का सदैव स्थिर शेष रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का शेष स्थिर रहता है। नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में त्याग अनुपात में बांटा जाता है। सबसे अधिक मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का होता है, सबसे अधिक मूल्य बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति का होता है। सबसे कम मूल्य चूहे के स्वभाव वाली ख्याति का होता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को संचालकों या क्या बोलेंगे अंशधारियों के लिए निर्गमित किया जाता है। फिर सामान्य आकार के विश्लेषण को खालिस्तान विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है, सम आकार विश्लेषण, सम आकार। फिर है परिसंपत्ति की बिक्री, खालिस्तान प्रकार की क्रियाकलाप है। परिसंपत्ति मतलब स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति का क्रय और स्थायी संपत्ति का विक्रय, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये विनियोग क्रिया कहलाती है, विनियोग क्रिया। ठीक है, संपत्ति की बिक्री विनियोग क्रिया में आती है।
फिर हम बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे में क्या दिया है, सही जोड़ी। ऋण पत्र धारक ये कौन होते हैं, कंपनी के ऋणदाता होते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हानि पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होगा तो क्रेडिट में, हानि होगी तो डेबिट में। समान लाभालाभ अनुपात कब होगा, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन समान अनुपात में होगा। साझेदार का ऋण एक आंतरिक दायित्व कहलाता है। नए साझेदार का प्रवेश, तो नए साझेदार का प्रवेश पुराने साझेदारों का त्याग होता है। भाई जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा तो पुराने साझेदारों को त्याग करना पड़ेगा। और अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, अंशधारी कंपनी के स्वामी कहे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सही जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 4, ऋण पत्रों का प्रतिफल क्या होता है। तो ऋण पत्रों का प्रतिफल ब्याज होता है। ए बी सी एक लाभ का विभाजन इस अनुपात में करते हैं। सी निवृत्त होता है तो नया लाभ विभाजन क्या होगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। 5/20 सॉरी 5 क्या है 10 है। 5/10, 6/20 और 4/20। अब इसको पहले तो हर को समान करना है तो यहाँ 20 हो गया। 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 1 और 4। अब यहां पर आपका जो रेशो आ गया 10, 6 और 4। अब कौन निवृत्त हो रहा है, सी। सी मतलब तीसरा साझेदार, इस पर गोला लगा दो, बचा 10:6। तो ए और बी का नया अनुपात क्या होगा, 10:6 होगा। क्लियर। पुनर्गठन पर संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में आए परिवर्तन को किस खाते में दर्शाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते में। ठीक, ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते के साथ कौन सा खाता भी बनाया जाता है, चालू खाता। साझेदारी संलेख न होने पर साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर कितना ब्याज दिया होता है, 6% वार्षिक। 6% वार्षिक। साझेदार की मृत्यु होने पर उसका दावा किसे हस्तांतरित किया जाता है, कानूनी उत्तराधिकारी को। कानूनी उत्तराधिकारी को। अंशहरण खाते का शेष किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो अंशहरण खाते के शेष को हम कहां ले जाते हैं, पूंजी संचय खाते में। पूंजी संचय खाते में अंशहरण खाते का शेष पूंजी संचय खाते में जाता है। सत्य और असत्य। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है, गलत है। फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को वसूली खाते में ले जाते हैं। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है। प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक हो सकती है, गलत। याचित पूंजी मतलब मांगी हुई पूंजी, और मांगने के बाद प्रदत्त पूंजी मतलब पेड अप कैपिटल, मिली हुई पूंजी। आप जितनी याचना करेंगे उतनी ही आपको मिलेगी। तो प्रदत्त पूंजी याचित पूंजी से अधिक कैसे हो सकती है, तो गलत हो गया। पूंजी संचय का निर्माण पूंजी लाभों से किया जाता है, सही है। पूंजी संचय का निर्माण पूंजी लाभ से होता है। प्रस्तावित लाभांश को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया जाता है, सही है, सत्य है। व्यावसायिक उद्यम के वित्तीय विवरणों में रोकड़ प्रवाह विवरण सम्मिलित है, सही है। तो वित्तीय विवरणों में किसको शामिल किया गया है, रोकड़ प्रवाह विवरण भी वित्तीय विवरण में शामिल है। ऋण पत्र स्वामित्व पूंजी का एक हिस्सा है, स्वामी की पूंजी का एक हिस्सा है, गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो एक क्या है, ऋण है। ठीक है, तो ये थे हमारे 2023 के क्वेश्चन आंसर। तो हमने 2010 से 2023 तक के ये क्वेश्चन जो पेपर आए थे, प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड परीक्षा के जो पेपर आए, इनके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने हल किए। ठीक है, आप लोग इनको बार बार देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और नए हैं चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब इसके बाद में क्या, ये ऑब्जेक्टिव मतलब 32 नंबर के आपके तैयार हो गए। अब इसके बाद हम प्रश्न बैंक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें दिए गए हर एक यूनिट के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं।
या फिर ये जो पेपर आए हैं 2016 से 2022-23 तक जो पेपर हैं, इन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा मैं 2016 से 2022 तक जो पेपर है, उन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो अकाउंट आए हुए हैं, उनको हम समझने वाले हैं, उन प्रश्नों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो अगला वीडियो हमारा यही रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपको पेपर के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए